बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हम लोग जो आज ईटीपी के पास से फिर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। ये एक टाइप के इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स हैं। अब की जो आपकी लगातार 3 क्लासेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी क्लास है। तो आज हमारी थर्ड लास्ट क्लास है, कल हमारी सेकंड लास्ट होगी, उसके बाद परसों हमारी लास्ट क्लास होगी। तो ये 3 क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लास्ट क्लास है वो तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि उसमें 3 लगातार चैप्टर एक साथ कवर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली जो U3A के हैं वो तो कल नहीं क्लास ले पाए थे, उनको रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दी गई थी क्योंकि उनकी क्लैश आ रहा था। U3B वालों ने क्लास ली थी और उसके बाद जो है फिर हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो figure 2.1, in a circuit containing 1.5 volt cell is a switch and a lamp labeled 1.5 volt and 0.2 ampere। तो एक आपके पास बैटरी लगी हुई 1.5 वोल्ट की, एक स्विच है आपके पास, इसके बाद आपके पास एक लैंप है 1.5 वोल्ट और 0.2 एम्पियर का। When the switch is closed, the lamp does not light up। जब इन्होंने स्विच बंद कर दिया उसूली तौर पे लैंप जल जाना चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं लैंप लाइट अप नहीं होता। Explain with the aid of the diagram how to use a voltmeter to find out whether the cell has run out or not। तो हम एज अ वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करके किस तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार सेल ख़त्म तो नहीं हो गया। जो सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट आना चाहिए। तो इसके अराउंड वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर लगाने के बाद अगर वोल्टेज की वैल्यू 1.5 आएगी हमारे पास, तो इसका मतलब है सेल हमारा ठीक है। या फिर आप 1.5 वोल्ट यहाँ पे भी मेजर कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी जगह पे अगर 1.5 वोल्ट आ रहा है वैल्यू वोल्ट मीटर के अंदर, इसका मतलब है सारी चीज़ें ओके ऑपरेट कर रही हैं, आपके सेल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि विद द एड ऑफ द डायग्राम हमने बतानी है, तो हम यहाँ पे अपना एक सेल भी बनाएंगे। ठीक है, और सेल बनाने के बाद हम यहाँ पे सिंपल जो है एक अपना स्विच बना दिया, और स्विच बनाने के बाद ये लैंप हमने क्रिएट कर दिया, साथ साथ अपनी कनेक्टिंग लीड्स के साथ इसको वाइंड अप कर दिया। अपना वोल्ट मीटर जो हमने अटैच करना है, मैंने फिलहाल वोल्ट मीटर अटैच किया सेल के अराउंड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बात को डिस्क्राइब करते हुए कि बाय अटैचिंग अ वोल्ट मीटर across the cell we can find out, or across the cell it can be find out। कोशिश करा करें वी का वर्ड जो है ना अवॉइड करें। इट कैन बी फाइंड आउट द सेल इज ऑपरेशनल और नॉट। सेल ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता चल जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया था, आगे वाली लाइन को जो है ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे, सजेस्ट 3 अदर पॉसिबल फॉल्ट्स इन द सर्किट दैट माइट प्रिवेंट द लैम्प फ्रॉम लाइटनिंग। और कौन कौन से पॉसिबल फॉल्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। उन्होंने पहले एक बोला कि भाई सेल के बारे में, तो उन्होंने खुद बता दिया कि सेल डाउन हो जाए, ये एक पॉसिबल फॉल्ट हो सकता है आपका। और क्या पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं इस सर्किट के अंदर? और पॉसिबल फॉल्ट्स ये हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका बल्ब ही ख़राब है भाई। अगर बल्ब ख़राब है तो चाहे सेल सही हो, बल्ब ख़राब होने से सर्किट चलेगा नहीं। या फिर आपका स्विच ख़राब है, अगर स्विच ख़राब हुआ तब भी सर्किट नहीं चलेगा। या फिर ये जो वायर आपने लगाए, ये वायर आपने सही नहीं लगाए हुए, इसका कनेक्शन में कोई ख़राबी है, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये वायर ही आप मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वही ख़राब हुई हुई है, ये भी पॉसिबल है। मतलब कोई मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। तो आपने जो है बेसिकली 2-3 ही रीज़न इसके बारे में लिख देना है, और कोई मतलब 3 रीज़न हमें चाहिए। तो हम एक रीज़न पहले लिख सकते हैं कि फॉल्टी बल्ब। ठीक है, एक बल्ब आपका अगर फॉल्टी है तब प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर फॉल्टी स्विच, अगर स्विच आपका ख़राब है तब प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो है इम इम्प्रॉपर कनेक्शन ऑफ लीड्स की इम्प्रॉपर कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इनकी वजह से बल्ब नहीं जल सकता। और भी रीज़न होंगे, वो आप मार्किंग स्कीम से थोड़ा सा देखिएगा। ये पर्टिकुलर 3 रीज़न मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट यूज ऑफ ammeters in circuit। State the quantity which is measured
विद एन एमीटर, एमीटर मेजर करता है करंट को, तो सिर्फ करंट लिखना है यहाँ पे। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एमीटर टू हैव अ लो रेजिस्टेंस, एमीटर को लो रेजिस्टेंस होना जरूरी क्यों है? सो दैट इट वोंट हिंडर फ्लो ऑफ करंट, ताकि फ्लो ऑफ करंट को वो हिंडर ना करे। सिंपल सी बात है कि भाई रेजिस्टेंस कम क्यों है? लोअर रेजिस्टेंस होने की वजह ये है कि भाई करंट आपका प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, करंट की वैल्यू डिक्रीज ना हो, उसके फ्लो को डिस्टर्ब ना करे, ये सिंपल सी बात है। आगे लिखा हुआ है शोज एन एनालॉग एमीटर, फिगर 2.1 शोज एन एनालॉग एमीटर स्टेट द रीडिंग ऑफ एन एमीटर। रीडिंग निकालनी है ना, अब ये 0.5 है, तो ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, तो ये आपका 0.6 है, 0.6.2, 0.6.4, 0.6.6, 0.6.7 आ रही है, तो 0.67 इसकी वैल्यू आ गई। आपने 0.67 लिख दिया, यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट नहीं लिखा हुआ तो मैं यूनिट लिखूंगा एम्पियर, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर यूनिट लिखा होता है तो आपके लिए यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे इस तरह से यूनिट नहीं लिखा हुआ फिर आपको यूनिट लिखना लाजमी है। दूसरी चीज़, अ स्टूडेंट हैज़ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग एमीटर। डिजिटल एमीटर वो होता है जिसके ऊपर जो है ना नंबर्स की फॉर्म में आपका आंसर आता है। एनालॉग एमीटर ये आपका एनालॉग एमीटर होता है जिसके अंदर रीडिंग आपको पढ़नी पड़ती है। सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमीटर रादर देन यूजिंग डिजिटल एमीटर रादर देन एनालॉग एमीटर। अगर डिजिटल एमीटर को इस्तेमाल करते तो क्या बेनिफिट मिलता है? बड़ा आसान सा बेनिफिट है, नो पैरेलैक्स एरर, कोई पैरेलैक्स एरर ही नहीं होगा आपका। पैरेलैक्स एरर कहाँ आता है? पैरेलैक्स एरर आता है इस तरह की रीडिंग्स पढ़ने में, ठीक है, लेकिन डिजिटली तो ऑलरेडी हमें वैल्यू लिखी हुई मिलती है। जब डिजिटल में वैल्यू हमें लिखी हुई मिलती है तो फिर हमें हमें जो है पढ़ने की टेंशन नहीं होती है, हमें पता होता है यार हम क्या रीडिंग ले रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा, और भी बेनिफिट्स होंगे, मार्किंग स्कीम देखिएगा इसके रेस्पेक्ट से। फिगर 2.2 शोज अ सिंपल सर्किट। अब एक सर्किट है, ठीक है, रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, एक्स वाई जी, हमारे पास 3 पॉइंट है, आगे देखते हैं। A students connects three similar ammeters x, y and z. x, y और z तीन ammeters कनेक्ट कर दिए, तीन पोजीशंस के बाद ammeters give slightly different reading, हल्की सी डिफरेंट रीडिंग है, क्यों भाई? देखते हैं। Explain why all ammeters should give the same reading. पहले बताओ कि सबकी सेम रीडिंग क्यों होनी चाहिए थी? भाई ये सर्किट है सीरीज सर्किट, और सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम होता है पूरे सर्किट में। जब करंट सेम होता है इसका मतलब है रीडिंग ऑन द एमीटर आपकी सेम होनी चाहिए, ये रीजन है। यही बात हम लिख देंगे यहाँ पे कि इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम इन होल सर्किट। सही है भाई, सीरीज सर्किट होने का ये बेनिफिट। आगे, सजेस्ट अ रीजन फॉर अ स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन द थ्री रीडिंग्स। अब यहाँ पे तीन रीडिंग्स में क्या क्या डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो किन किन वजूहात की वजह से आ सकता है? अच्छा भाई, ये वजह हो सकती है कि यार कि आपने जो एमीटर इस्तेमाल किए हो ना उनका ये मामला हो गया हो कि हल्का सा किसी के अंदर जीरो एरर आ जाए, पहले पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है। या फिर जो एमीटर आपने इस्तेमाल किए जिन्हें आप सिमिलर एमीटर बोल रहे हो सकता है वो पूरे आइडेंटिकल ना हो, हल्का सा फ़र्क हो उनके अंदर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनके मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हो, ये भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है। और भी रीज़न हो सकते हैं, खैर मैं जो यहाँ पे रीज़न लिखना पसंद करूँगा वो ज़ीरो एरर वाला रीज़न ज़्यादा पसंद करूँगा कि पॉसिबल है कि हर एक के अंदर हल्का फुल्का ज़ीरो एरर मौजूद हो। तो बाकी और भी रीजंस को आप गो थ्रू कर सकते हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, तो वो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर माइट बी स्लाइट जीरो एरर्स इन मीटर्स। आगे, क्वेश्चन नंबर 3, three resistors A, B, C are connected in series in a circuit with a cell as shown figure this. अब इस सर्किट को ज़रा तवज्जो से सुन लो। पहले सर्किट में आपकी बैटरी आ रही है, बैटरी से करंट दो जगह जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों पैरेलल के अंदर है। उसके बाद ये दोनों करंट जो है वापस आके मिल रहा है और यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के साथ जो है ये वाला जो आपका
रजिस्टर है वो सीरीज में लगा हुआ है, तो ये सीरीज में है, बाकी ये दोनों पैरेलल में आपस में। आगे चलते हैं। स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर बी एंड सी। रजिस्टर बी और सी भाई पैरेलल में अरेंज है, ठीक है। On figure 3.1 draw the symbol of the voltmeter to measure the voltage provided by the cell। अब सेल का वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे सेल के अक्रॉस। वोल्ट मीटर हमेशा सेल के अक्रॉस या फिर किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस लगाया जाता है। दूसरी अब चीज, द एक्स इंडिकेट्स द एन एक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एमीटर टू मेजर द करंट इन रजिस्टर ए। अब रजिस्टर ए के अंदर करंट मेजर करना है और मुझे वहां पे एक्स लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स जो है इस बात की इंडिकेशन होगा कि यहाँ पे ये मेरा एमीटर कनेक्टेड है। एहतियातन मैं यहाँ इसको लेबल कर देता हूँ एमीटर कनेक्शन, कनेक्शन पॉइंट। एहतियातन लेबल कर दिया ताकि अगर खुदा न खास्ता मेरे स्कैन होते हुए कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए कि भाई हाँ इस बंदे ने करा हुआ है काम, ठीक है। आगे द वोल्ट मीटर इज शोन इन फिगर 3.2, ठीक है भाई। स्टेट द रीडिंग, रीडिंग पढ़नी है। रीडिंग है आपकी 1 2, तो ये 1.5 आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी रीडिंग सीधी सीधी 1.5 आ गई। और देखना है, हाँ वोल्ट लिखना पड़ेगा 1.5 वोल्ट्स। आगे लिखा हुआ है द रजिस्टर ए बी एंड सी हैव द रेजिस्टेंस आर ए आर बी एंड आर सी। आर ए आर बी आर सी जो है तीनों आपके 10 ओम्स के हैं। यूज योर आंसर इन वी ऑफ वी इन C1, जो आपने यहाँ पे वी का आंसर निकाला है उसको यूज करना है। और एंड द रिलेशनशिप बिलो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन रजिस्टर है। अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वोल्टेज की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज 1.5। करंट की वैल्यू आई निकालनी है। रजिस्टर ए की वैल्यू 10 है, रजिस्टर बी की वैल्यू सी की वैल्यू 10 है, रजिस्टर बी की वैल्यू 10 है, ये भी 10 + 10 है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए उसूली तौर पर डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, इतना जो है अपनी मैथमेटिक्स नहीं इस्तेमाल करना। वैसे अभी तक तो तुम लोग की मैथमेटिक्स काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपका आंसर आ रहा है 15। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.5 अपॉन आई इज इक्वल टू 15, तो आई विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 अपॉन 15, 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर। ये आपका करंट आ गया। पेज नंबर 205, ठीक है भाई, 0.1 एम्पेयर हो गया। आगे बोल रहा है 4 स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड द सर्किट फिगर 3.1 with 310 ohms resistor and a cell। The circuit diagrams are shown in figure 3.3। अब ये सर्किट डायग्राम्स हैं। State and explain which circuit is not same as the figure 3.1। अब 3.1 के अंदर हमारा क्या चीज़ थी, 3.1 के अंदर ये चीज़ थी कि दो रेजिस्टर पैरेलल में एक सीरीज में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एक एक करके। यहाँ से आओगे, पहले दो रेजिस्टर पैरेलल में आ रहे हैं और फिर एक सीरीज में आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही डायग्राम है। यहाँ पे आओगे, पहले दो पैरेलल में आ रहे हैं, लेकिन पैरेलल के अंदर एक चीज के अंदर, मतलब पैरेलल के एक लूप के अंदर यहाँ पे तो दो सीरीज में आ गए। ये तो हमारे सर्किट डायग्राम नहीं थी। अगर आप बाकियों को देखो, यहाँ से करंट आ रहा है, पहले दो पैरेलल के अंदर आ रहे हैं, फिर सीरीज के अंदर आ रहा है। अब यहाँ से गौर करो, पहले दो पैरेलल के अंदर आ रहे हैं और फिर एक सीरीज के अंदर आ रहा है। तो आपकी जो सर्किट डायग्राम अलग है वो ये वाली अलग है, सर्किट नंबर 2। तो हम यही बात लिखेंगे कि हमारी जो सर्किट नंबर 2 है, तो हम बोलेंगे सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 2 को स्टेट करा, और सर्किट नंबर 2 को स्टेट करने के बाद हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज within the parallel within the parallel loop।
दो रजिस्टर जो है वो सीरीज के अंदर है, पैरेलल लूप के अंदर, जबकि पैरेलल लूप के अंदर सिर्फ एक एक ही रजिस्टर लगा हुआ था। ठीक है, तो आपने इस बात को इस तरह शो करके आगे मूव कर जाना है। मैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर डायरेक्ट मूव करना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें वो काफ़ी पर्टिकुलरली सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं ये भी इजी है, एक वायर वाला भी कर लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्वेश्चन है, तो मैं चाह रहा था इसको डिस्कस किया जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर यूजिंग एन एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर को मेजर करना है एक एम मीटर के और एक यूजिंग द एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। योर अकाउंट शुड इंक्लूड द सर्किट डायग्राम, द रीडिंग टेकन, आपको रीडिंग बतानी है, द मेथड ऑफ टेकिंग द रेंज ऑफ रीडिंग एंड द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस। ये चार चीज़ें आपने बतानी है और आपके मार्क्स हैं 4। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा रहा हूँ, एक सेल, मेरे पास ये रेजिस्टर आया और एक इसके साथ मैं वेरिएबल रेजिस्टर लगाऊंगा। इसका रीज़न और लॉजिक मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको लेबल करूँगा सेल। ठीक है, इस अच्छा ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर आ गया, इसको भी लेबल करूँगा वेरिएबल रेजिस्टर। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास लिखूँगा मैं फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, चूँकि मुझे जो है अपनी वोल्टेज और अपनी रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टर के अराउंड मेजर करनी है, तो यहाँ मैं इसके अराउंड लगाऊंगा वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक एम मीटर और लेबल भी करूँगा इन्हें एम मीटर। ये आपका आ गया वोल्ट मीटर, एम मीटर आ गया, वोल्ट मीटर आ गया आपका। अब आपने सर्किट डायग्राम बना ली, अब बताना है कि रीडिंग कौन से लोगे। ठीक है, अब हम बताएंगे बाय, अच्छा एक चीज़ स्विच भी ऑन लगाते हैं, एक स्विच भी लगा लेते हैं, स्विच से हमें हेल्प मिल जाएगी। स्विच ये लो, बाय क्लोजिंग द स्विच, क्लोजिंग द स्विच, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर, एंड एमीटर विल शो द रीडिंग, शो रीडिंग। हमारे पास रीडिंग शो होगी वोल्ट मीटर के ऊपर, एम मीटर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम एक बेसिकली जो है उन रीडिंग को नोट कर लेंगे। आफ्टर वी हैव नोटेड दोज रीडिंग, आफ्टर वी हैव noted the reading, noted the reading, we will change resistance, change resistance, change resistance नहीं बोलना चाहिए हमें, we will change amount of current लिखते हैं, amount of current by changing resistance of variable resistor, वेरिएबल रजिस्टर। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाता भी हूँ और बताता भी रहता हूँ, यहाँ तक पहले समझाता हूँ। देखो बात क्या है, बात यह है कि आप फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो। फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, एक एम मीटर की रीडिंग है, एक वोल्ट मीटर की रीडिंग है। देखो आपने क्या करना है, आपने फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, और वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग्स रिक्वायर होंगी। ठीक है, तब जाके आपका इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, और इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए आपको रिक्वायर है मल्टीपल वोल्ट मीटर्स और एमीटर की रीडिंग। आपके पास मल्टीपल वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग, वोल्टेज और करंट की मल्टीपल रीडिंग्स कैसे आएंगी, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे वेरिएबल रेजिस्टर से, तो अल्टीमेटली करंट की रीडिंग चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चेंज होगी। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो अल्टीमेटली करंट की रीडिंग कम हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि वोल्ट मीटर का जो आपका बेसिकली वोल्टेज और करंट का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, इस वोल्टेज और करंट का ग्राफ का जो आपका ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है,
दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, वो बराबर होता है रेजिस्टेंस के। आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली ये चीज चाहिए। तो मैंने पहला स्टेप क्या करा, बाय क्लोजिंग द स्विच वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल शो द रीडिंग। आफ्टर वी हैव नोटेड द रीडिंग वी विल चेंज द अमाउंट ऑफ करंट बाय चेंजिंग द वेरिएबल रेजिस्टर। हमारे पास इससे क्या होगा, वी विल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग। दिस इज हाउ वी विल हैव सेट्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब सेट्स ऑफ रीडिंग आ गई है, वोल्ट मीटर की, एम मीटर की सेट्स ऑफ रीडिंग, हमारे पास मुख्तलिफ सेट्स ऑफ रीडिंग आ गई है। यूजिंग दी सेट ऑफ रीडिंग, यूजिंग दिस सेट ऑफ रीडिंग प्लॉट अ वोल्टेज करंट ग्राफ। तो आपने क्या कर रहा है, आपने क्या करना है, आपने वोल्टेज करंट ग्राफ को प्लॉट करना है। यू हैव टू प्लॉट अ वोल्टेज करंट ग्राफ। अब आपने क्या कर लिया, वोल्टेज करंट ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब वोल्टेज करंट ग्राफ के बाद आपने क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। फाइनली फाइंड आउट gradient to get value of resistor। अब आपने क्या करोगे, आपने फाइनली जो है वैल्यू, आपने जो है ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। ये है पूरा पर्सपेक्टिव। अब मज़े की चीज़, आप लोग के ध्यान में क्वेश्चन आ रहे होंगे, यार अगर इस तरह का सवाल आ गया ना तो हमारे लिए तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह मैं मल्टीपल टाइम्स क्लास में भी बोल चुका हूँ, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को भी बोल चुका हूँ, मुख्तलिफ इनिशियल एटीपी की क्लास में भी बोल चुका हूँ, ये वाले पूरे पूरे सवाल, अब आपको क्या लगता है ये मैंने मतलब मुझे क्या याद हुआ है, रटा हुआ है? ये आपके जो डिफरेंट सवाल हैं ये मैंने पढ़े हुए बुक के अंदर। आप हैरान होंगे कि पूरे के पूरे सिमिलर डिट्टो एक्सपेरिमेंट्स, ये जो मैंने आप ही आपको लिखवाया है, पूरा तरीका, पूरा प्रोसीजर, ये आपके बुक के जो बुक के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अब जो आपके पेपर में आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू होगा। मैं हर एक को नसीहत कर रहा हूँ, वो नसीहत ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि बुक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है ना, एटीपी करने से पहले वो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट हर चैप्टर का पढ़ लेना है। आप यकीन मानिए आपका एटीपी इतना अच्छा गुजरेगा, इतना अच्छा गुजरेगा, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इतना बेहतरीन गुजरेगा एटीपी। और एटीपी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी आपके पास जो आपको नहीं आती होगी। 100% हर चीज़ आती होगी। क्यों? क्योंकि आपने तमाम ही एक्सपेरिमेंट्स को पहले देख लिया। अब कोई नया एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बनवाएंगे आपसे। ओ लेवल्स का लेवल थोड़ी है कि वो एक्सपेरिमेंट बनवाएंगे, इनफैक्ट ए लेवल्स का लेवल भी नहीं है कि वो उनसे एक्सपेरिमेंट बनवाएं। ठीक है, आपसे जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको जो है तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हर एक को पढ़ना है थॉरली, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे, यार ये वाला एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म होता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म होता है। मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन चूज़ करा क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, और इसके ऊपर स्टूडेंट्स मार्क्स लूज़ कर सकते थे। बाय द वे, डिस्क्राइब वन वे टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। अब एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, टेक मल्टी एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, मल्टीपल रीडिंग। हाँ, टेक, एक तो वो चीज़ है कि टेक मल्टीपल रीडिंग अवॉइड पैरालेक्स एरर, वो तो एक आम चीज़ हो गई, वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी एक टेक्निकल बात लिखना पसंद करूँगा। वो ये है कि वायर्स के अंदर जो है ना हीटिंग क्रिएट हो जाती है। उस वायर की हीटिंग को अवॉइड, हीटिंग जब क्रिएट होती है ना तो वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि हीटिंग क्रिएट ना हो वायर्स के अंदर, इसके लिए मैं स्विच ऑन और ऑफ का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज स्विच टू टर्न ऑन एंड ऑफ द सर्किट, आप सर्किट को ऑन या ऑफ करेंगे टू अवॉइड
हीटिंग ऑफ रेजिस्टर्स एंड वायर्स। ठीक है भाई। तो जब भी मुझे रीडिंग नहीं लेनी होगी मैं अपने स्विच को टर्न ऑफ कर दूंगा, तो इससे मेरे जो वायर्स हैं और तमाम चीज़ें वो मेरे जो है हीट अप नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतर वैल्यू आएगी। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो है एक ऐसा क्वेश्चन रखा जाए जो वायर बेस्ड क्वेश्चन हो, ताकि मुश्किल फील हो आपको। एक तो ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि ये किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन 9 वाला है क्वेश्चन, वायर बेस्ड देखता हूँ। हाँ, ये 9 कर लेते हैं, 9 वाला भी ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन। A student investigates the effects of the changing the length of a piece of resistance of wire। अब देखिएगा, एक बड़ा सा वायर है, यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं। क्रोकोडाइल क्लिप्स से के थ्रू क्या किया जा रहा है, लेंथ ऑफ अ वायर को वेरी किया जा रहा है। अब समझिएगा बात को, हो क्या रहा है। जब करंट यहाँ से आएगा, क्रोकोडाइल क्लिप से आएगा, क्रोकोडाइल क्लिप से यहाँ से वापस चला जाएगा, पूरे वायर के अंदर करंट नहीं जाता। पूरे वायर के अंदर करंट जब जाएगा जब इस क्रोकोडाइल क्लिप को आप यहाँ पे अटैच करोगे, ये बात ध्यान में रखना, तब वायर के अंदर करंट जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब आप इस क्रोकोडाइल क्लिप को हटा के आप यहाँ से इसको क्लिप करोगे, मतलब रखोगे, जब इसको यहाँ से पकड़ोगे तो पूरे वायर की लेंथ आपकी कंसीडर हो जाएगी। अब जब वायर की लेंथ आपकी पूरी कंसीडर होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है वो 4-5 चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपकी रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपकी छोटी सी रिवीजन वाली बात भी बता दी। 9 चीज, क्वेश्चन नंबर 9। A student investigates the effect of changing the length of a piece of resistance wire in a circuit containing lamp। ठीक है, 3 वोल्ट 100 मिली एम्पेयर का लैंप है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर। डन हो गया भाई। एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने वही कि रेजिस्टेंस इस दोनों की क्या हो गई, बराबर है आपकी। अच्छा जी, आगे बात करें। आगे की बात ये है, द सर्किट हमें दिखा दे। द स्टूडेंट चेक दैट द सर्किट इज वर्किंग बाय टचिंग द टुगेदर द 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स। अच्छा जी, 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स को जब वो टच कर रहे हैं तो सर्किट बिल्कुल आपस में परफेक्ट करेक्ट काम कर रहा है, कोई मसला नहीं कर रहा। स्टेट व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व इफ द सर्किट इज वर्किंग करेक्टली। स्टूडेंट को ऐसा क्या दिखेगा कि वो इस बात को कह पा रहा है इतने भरोसे से कि वो आपका सर्किट सही काम कर रहा है। तो सर्किट के अंदर हमारे पास ऐसा क्या है, सर्किट की पर है हमारे पास लैंप। जैसे ही सर्किट ऑन हो जाएगा तो हमारा सर्किट फाइन काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हमारा लैंप जल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे लैंप लाइट्स अप। ठीक है, लैंप जो लाइट अप हो रहा है वो जो है उससे हमें पता चल रहा है कि भाई ये सर्किट फाइन काम कर रहा है। डिस्क्राइब वन पॉसिबल फॉल्ट दैट प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली। अब पॉसिबल फॉल्ट क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पॉसिबल फॉल्ट ये हो सकता है कि आपके सेल जो है वो कमज़ोर हो जाए, या पॉसिबल फॉल्ट ये हो सकता है कि आपका जो वायर है वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ, उसका कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, या लैम्प में कोई प्रॉब्लम हो। वही वाली चीज़ें सारी आ गई दोबारा। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेल्स माइट हैव रन डाउन, और सेल्स माइट हैव नहीं बोल रहा मैं, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो कि जो है आपका वो करेक्टली उसने हेल्ड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, याद है से निकल गया क्या लिख रहा था, सेल्स रन्स डाउन। यहाँ पे ये लिख देते हैं सेल्स रन डाउन व्हेन द सर्किट। आगे लिखते हैं। अच्छा वो अशर, इसमें ये है कि जो क्रोकोडाइल क्लिप वाली बात है ना वो कनेक्शन वाली बात में ही आ जाएगी। तो अगर क्रोकोडाइल क्लिप वाली बात लिखते भी हो ना तो वो कनेक्शन वाली बात के अंदर ही कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए क्रोकोडाइल क्लिप के, क्योंकि क्रोकोडाइल क्लिप भी कनेक्शन को असिस्ट कर रहे हैं ना, तो एक ही चीज़ है। तो when the circuit is working correctly, the students connect the 2 crocodile clips close together on the wire। ठीक है जी, एज शोन इन फिगर 2.1। अभी क्रोकोडाइल क्लिप्स को करीब करीब कनेक्ट किया हुआ है, देखते हैं।
Describe what the student observed as the crocodile clips are slowly moved away apart from the wire. अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये वाले जो क्रोकोडाइल क्लिप है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व क्या करोगे। देखो ऑब्जर्वेशन के अंदर जो आएगा, आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लैम्प। ना वोल्ट मीटर है ना एमीटर है, आपने लैम्प आपको दिख रहा है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू लैम्प बतानी है। तो जाहिर है जब इस चीज़ की आप आगे शिफ्ट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो अल्टीमेटली जो आपका लैंप है वो क्या हो जाएगा, वो आहिस्ता 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 करके वो आपका लाइटर हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, द लैम्प ब्राइटनेस डिक्रीजेस। ये लैम्प बिकम डिमर, ये भी लिख सकते हो। A circuit component is based on changing the length of the wire between two contacts. State the name of this component. अच्छा जी। अब यार एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो ये बात बोल रहा है ना, ये बड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी आप कितनी मुश्किल से क्रोकोडाइल क्लिप को अलग अलग कनेक्ट करके इस तरह से कर रहे हो। आपके पास ना हमने इस पूरी झंझट का एक मसले का हल निकाला हुआ है। उस झंझट के मसले का हल निकाला हुआ है हमने, और वो जो है एक सर्किट कंपोनेंट है, और उसकी रेजिस्टेंस आप चेंज करते हो। तो जिस चीज़ की रेजिस्टेंस चेंज करी जाती है वो एक टाइप ऑफ रेजिस्टर है, और वो कहलाता है आपका वेरिएबल रेजिस्टर। तो आप इस पूरे सेटअप की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे, मैं आपको वेरिएबल रेजिस्टर्स की ये शक्ल दिखाना लाजमी चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टर्स को अभी तक देखा हुआ नहीं है। वेरिएबल रेजिस्टर, तो रियोस्टेट टाइप की चीज़ है। देखो वेरिएबल रेजिस्टर्स आपके, समझ रहे हो बात को, ये इस टाइप की चीज़ होती है। ये जब बेसिकली आपके पंखा वगैरह तेज़ करने के लिए और वो करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं। तो इसको रियोस्टेट वगैरह भी लिख सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टर्स भी लिख सकते हो, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल रेजिस्टर, सही है। इससे आपके रेजिस्टर चेंज हो जाती है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट सिंबल बनाओ भाई। वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट सिंबल इस तरह से दिखता है आपको, ये चीज़। ठीक है, आगे, द कंपोनेंट कंटेन्स अ लॉन्ग वायर, लेंथ ऑफ वायर, एक्सप्लेन हाउ द कंपोनेंट इज मेड स्मॉल। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली इसके अंदर एक्चुअल में लॉन्ग वायर है, लेकिन इसको इतना छोटा सा हम कैसे बनाते हैं। बाय द वे रियोस्टेट इस तरह से भी दिखता है। मैं ये अगर खोल सकूँ आपके लिए, ये इस तरह से, ये एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। ये चीज़, इसको देखो ज़रा यार, ये काम की चीज़ है। ये देख रहे हो आप, ये जो चीज़ है ना, जो सिल्वर वाली चीज़ बीच में इसके लिपटी हुई है, ये एक वायर है। अब ये जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना, जो ब्लैक कलर का हैंडल टाइप की चीज़ है, ये बेसिकली आगे पीछे मूव हो सकता है। इसके थ्रू हो क्या रहा है, असल में जितना आगे आप मूव करोगे उतनी लेंथ ऑफ वायर बढ़ रही है आपकी, जिसका नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जो वायर होता है वो आप इतनी छोटी सी डिवाइस के अंदर किस तरह फिट कर देते हो। ये भी ये रियोस्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा जो वायर है आप इतनी सी डिवाइस के अंदर फिट ऐसे करते हो, बाय कॉइलिंग द वायर। ठीक है, आप वायर को कॉइल अप कर देते हो, वायर इज कॉइल्ड, वायर को आप कॉइल्ड कर देते हो। इस तरीके से आप इतने बड़े वायर को एक छोटे से कंपोनेंट के अंदर बना देते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका तरीक़ेकार होता है। मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, खुद से अटैम्प्ट करना। ठीक है, हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ये आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली होगा। बस बैटरी की जगह इन्होंने ये छोटे छोटे से लेमन इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि वो ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं हमें। तो इसको देख लेना। ठीक है, बाकी टेक केयर, आज के लिए काफ़ी है। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। थैंक यू सो मच, बाय।